हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना का दिवस। तो आज के दिन तो पाकिस्तानी भी याद करेंगे कि 4 ही दिन में बड़ी मार मारा था ग्रुप मई में। खैर, आज के दिन की बनने वाले जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे वन लाइनर से। कल का वन लाइनर रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आज की डिटेल करंट अफेयर की तरफ। तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड सेलिब्रल पाल्सी डे ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी यूनिक एंड यूनाइटेड। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क बनाई है लद्दाख में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी गोवा में महाजे घर योजना की शुरुआत की है। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, मैरी ई ब्रंको को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन सकागुची को नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हो चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। तो मैरी ई ब्रंको ये अमेरिका की थी, फ्रेड रैम्सडेल भी अमेरिका के थे, सिमोन थे जापान के। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास कोंकण हुआ? तो ब्रिटेन और भारत की नौसेना के बीच हुआ है। 1000 से ज्यादा आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। दे विल सूट यू मैडम नाम की पुस्तक आई है, हरिंदर बवेजा ने लिखी है। इसके अलावा जुबिन गर्ग द्वीप नाम रख दिया गया है सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर के इसी द्वीप पर मशहूर असमिया गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा नवंबर 2025 में शुरू होने जा रहा है दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए पहला महिला टी20 विश्व कप। भारत और श्रीलंका मिलकर के इसकी मेजबानी करेंगे। भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहीं पर हमारी ई बुक्स और हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। इसके अलावा पीडीएफ आपको रात को 9 बजे भेज दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो रोजाना 9 PM पर। और अरताई चैनल पर आपको डेली भेज दिया जाता है वन लाइनर डेली रिवीजन का। अब आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार अनाउंस हो चुका है। इस बार 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जॉन क्लार्क, मिशेल एस डोवेरेट और जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों को दिया जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आप लगा लेंगे। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या बना सकते हो? इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई हुई है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक कमेंट की। आप लोग भी, अगर आपको इसको सबसे मेन पर्पज होना चाहिए याद होना, ये आपको याद होना चाहिए। आप अपनी अगर ट्रिक बनाते हो अच्छी लगती है तो उससे याद करो, हमारी ट्रिक अगर मिलती है वो अच्छी लगती है उससे याद करो, ठीक है। जैसे मैंने जो ट्रिक बनाई आपके लिए वो क्या है? तो वो ट्रिक है कि क्लार्क ने मसाल से मार्टिन जलाई। मार्टिन आप जानते हो ना, मच्छर भगाने वाला। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्लार्क ने मसाल से मार्टिन जलाई, मसाल से मार्टिन जलाई, ठीक है ना। तो क्लार्क ने मिसाल से मार्टिन जलाई। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लार्क से आपको ये पहला नाम मिल जाएगा, क्लार्क, ठीक है, पहला नाम कर लो। इसके बाद मसाल से मिशेल आपको मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा नाम कर लो, यहाँ सेकंड नंबर लगा लो। इसके बाद तीसरा नंबर आपका मार्टिन, तीसरा नंबर आपको यहाँ से मार्टिनेस से मार्टिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो ये ट्रिक याद कर लो। आप अपना खुद बना सकते हो तो खुद बना सकते हो। तो क्लार्क ने मसाल से मार्टिन जलाई, ये आपका फिजिक्स का नोबेल याद करने की ट्रिक है। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, फिजिक्स का नोबेल किसे मिला, केमिस्ट्री का किसे मिला, सब पूछे जाएंगे, ठीक है। और सबको मैं आपको ऐसे डे बाई डे याद करवाऊंगा। चलिए, तो ये तीनों व्यक्ति हैं, तीनों अमेरिकी हैं, मतलब अमेरिका के ही साइंटिस्ट हैं। क्यों मिला है इन्हें? तो इनको भी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ही मिला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए पिछले कई साल से लगातार मिल रहे हैं फिजिक्स के नोबेल, मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्वांटम का जरूर योगदान रहता है। 100 साल हो गए हैं क्वांटम की खोज के, इसमें नोबेल कमेटी ने भी कहा है इस बात को, ये 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की खोज के, लेकिन आज भी वो बिल्कुल नया नया सा लगता है। हर बार कुछ नया चीज़ खोज करके निकल आता है उसमें, इतना बड़ा है, इतना उसमें पोटेंशियल है क्वांटम में। खैर, इस बार भी जो मिला है, इनको मिला है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और
ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज के लिए। तो ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनको मिला हुआ है। अब इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी क्वांटम कंप्यूटर, क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसर जैसे विकास में मदद मिलेगी। तो ये 3 व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, तीनों क्या हैं, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ओके, और बाकी मैंने नोबेल के बारे में कल बताया ही था आपको, बेसिक चीज़ें कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 1968 में सबसे लास्ट वाला इकोनॉमी का दिया गया, 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1901 में पहली बार दिया गया था। 6 क्षेत्र मैंने कल की वीडियो बताए थे आपको। ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। अनाउंसमेंट होता है अक्टूबर में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, अब मैं आज आपको बताऊंगा कि भारतीय ऐसे कितने हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज अभी तक जीते हैं। तो अब इसमें भी भारतीयों में भी कुछ ब्रिटिश भारतीय भी रहे हैं, क्योंकि भारत तो 1947 के बाद आज़ाद हुआ, उससे पहले भी से नोबेल दिए जाते रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भारतीय हैं, कुछ ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं। तो ये सब की लिस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अभी तक के। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले मिला 1913 में साहित्य के लिए। साहित्य के लिए यह अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय हैं और एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जब 1913 में इनको मिला था। किसके लिए मिला था? इनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ये याद रखना, गीतांजलि के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला भौतिकी के लिए। सीवी रमन को, इनको रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। फिर भारत गणराज्य के अगर हम लोग नागरिक की बात करें तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के लिए 2014 में मिला था। इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था, जो कि पाकिस्तानी थी। भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों की अगर बात करें, मतलब ऐसे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी और देश में रहते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी मिल चुका है, एस चंद्रशेखर जिनको हम लोग जानते हैं भौतिकी के लिए, 1983 में। वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान के लिए पाए थे 2009 में, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए पाए थे 2019 में। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय विजेता है। क्लियर, याद रहेगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI ने कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है? तो अभी हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है कि आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है 5 से लेकर के 17 वर्ष के उम्र के बच्चों तक के लिए। यानी 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के आयु के बच्चे अगर बायोमेट्रिक अपडेट कराना जाएंगे अपना, तो फिर वो मुफ्त रहेगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब तक क्या होता था, 125 रुपये तक के चार्जेस देने पड़ जाते थे, और कई बार 75 रुपये या 25 रुपये, 50 रुपये, मतलब अलग अलग चरण पर उसमें फीस दी गई है। कुछ फीस बढ़ाई भी गई है, जैसे जो चीज़ जो अपडेट करने के लिए अब तक 50 रुपये लगते थे, जैसे नेम वगैरह अपडेट कराना है आपको या निवास अपडेट कराना है, ये सब की फीस भी 25-25 रुपये बढ़ा दी गई है। ये UIDAI के द्वारा किया गया है। UIDAI यही है आपका आधार कार्ड जो बनाती है, आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली संस्था यही है। आधार कार्ड आप जानते हो ना, तो UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू होगा। यानी अगले 1 वर्षों तक 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक फ्री रहेगा, ठीक है ना। UIDAI की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अगला, हाल ही में किस राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया? तो कोल इंडिया की ऑल वीमेन फर्स्ट स्टोर ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया लिमिटेड आप जानते हो एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक महारत्न कंपनी है, और इस महारत्न कंपनी का अभी एक पहला ऑल वीमेन स्टोर ओपन किया गया है, और वो छत्तीसगढ़ में ओपन किया गया है। नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के विजन पर आधारित है स्पेशल कैंपेन। तो 5 अक्टूबर को ओपन किया गया है। इसमें सभी महिला अधिकारी होंगी, कुल 8 महिला कर्मचारी हैं। इसका नेतृत्व कर रही हैं सुश्री सपना इक्का। ओके,
अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। और पी मल्लिका अर्जुन प्रसाद जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, या कहें महानिदेशक हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें, अगर छत्तीसगढ़ बहुत दिन हो गया है चर्चे में, तो आज हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था साथियों 1 नवंबर को सन 2000 को। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। नया रायपुर इसकी राजधानी है। विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। रमन डेका यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। और बूढ़ापारा, तालीबंद तालाब और इसके अलावा महाराजा बांध, गंगा मुंडा, ये सब प्रमुख झीलें हैं। अचान कमार वन जीव अभ्यारण्य, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य यहाँ पर होता है। 33 जिले हैं, 90 विधानसभा में सीटें हैं, 11 यहाँ से लोकसभा में और यहाँ से 5 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। एक और जरूरी बात, सितंबर मंथ की ई बुक तो आ ही गई थी, साथ ही साथ में जुलाई से सितंबर महीने की ई बुक भी आ चुकी है, जो 3 महीने की ई बुक होती है। ये ई बुक भी आप ले सकते हो। देखो, जो लोग बड़ी मात्रा में, आप जानते हो 6 महीने वाली ई बुक लिए थे, आप में से बहुत सारे लोग लिए होंगे। तो 6 महीने की ई बुक जो थी वो आपको जनवरी से जून तक की थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक की चाहिए तो आपको अलग अलग मंथ की नहीं लेना है, आप कॉम्बो ले लीजिए, ले सकते हैं 3 मंथ की, जुलाई से सितंबर वाली, वो भी आ चुकी है। इसके अलावा जो लोग मंथली वाइज लेते आए हैं उनके लिए सितंबर की ई बुक भी है, तो वो सितंबर की केवल लेंगे, ठीक है। तो जो लोग कॉम्बो पसंद है जिनको, वो कॉम्बो ले सकते हैं, और जिनको एक एक करके पसंद है वो एक एक करके ले सकते हैं। MZT ऐप पर ये अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और जिनको MZT ऐप पर ढूंढने में दिक्कत आ रही है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपका ये है 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको UPI के माध्यम से व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो लोग आईफोन वगैरह यूज़र हैं उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, या कहें नेट पोल RX, ये कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो, इसका फुल फॉर्म है, ये जो लिखा है ना नेट पोल RX, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, देखिए ध्यान से देखिएगा, नेट का मतलब हुआ नेशनल, और पोल का मतलब हुआ पॉल्यूशन, R का मतलब हुआ रिस्पॉन्स, और X का मतलब हुआ एक्सरसाइज, और यहाँ 10 जो लिखा है ना, इसका मतलब हुआ ये 10वां संस्करण। तो इसी नाम से ही ये बना हुआ है नेट पोल RX। तो इसका आयोजन अभी किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में, चेन्नई आप जानते हो ये किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तो इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया है 7 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या था? ये चूंकि एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज क्यों आयोजित किया गया? कभी कभी तटों पर क्या होता है, जब क्रूड ऑयल लेकर के टैंकर आ रहे होते हैं तो उसमें लीकेज वाली समस्या आ जाती है। लीकेज फैलने से समुद्र तटों पर तेल फैल जाते हैं। आपने कई बार घटनाएं सुनी होंगी कि लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है। तो जब ये फैलता है समुद्र पर ना ऑयल, तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है जलीय जीवों की। मतलब आप समझो, तेल चूंकि बहुत हल्का होता है, पानी की सतह पर तैरने लग जाता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो सतह पर तैरने लगता है, और फिर वो ऊपर से ऑक्सीजन आने नहीं देता या फिर धूप वगैरह आने नहीं देता। तो जो नीचे जलीय जीव रह रहे होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और कई बार उनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है जलीय जीवों की। तो ऐसे में तेल रिसाव ना हो सके, और बाकी घाटा नुकसान जो होगा वो तो अलग बात है ना, जो खरीद कर ला रहे हो अगर रिसाव हो रहा है तो ऐसी रिसाव की प्रतिक्रिया की क्षमता का मूल्यांकन करने और इससे निपटने के लिए ये एक्सरसाइज है। द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। क्लियर? तो अभी देखिए ये कार्यक्रम 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक में ये किया गया है। अगर हम लोग भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1978 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। अब ये कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हो रहा है कोंकण तट पर। ड्रोन कवच एक्सरसाइज भारतीय सेना और ITBP ने किया। फ्रीडम एज ये अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने किया। जापाद ये भारत और रूस के बीच में हुआ। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ। युद्ध कौशल ये भारतीय सेनाओं ने किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच में, और सिम्बेक्स भी हुआ भारत सिंगापुर के बीच में। इसके अलावा भारत और ग्रीस के बीच में पासएक्स एक्सरसाइज अभी हुआ था।
15 अक्टूबर 2025 को सनाए तकाची को निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? तो आने वाली 15 तारीख को जापान को मिलने वाली है नई प्राइम मिनिस्टर और ये होंगी जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों में शिगेरू इशिबा ने ट्रंप के दबाव में आकर के इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ट्रंप से उनकी पहले डील हुई जापान की कि भाई 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा, दबाव डाला, फिर उसको नेगोशिएट करके जापान आया कि 15% टैरिफ पर आ जाओ भाई। किसी तरीके से वहां पर इन्होंने कहा कि $700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके यहाँ पर, थोड़ा सा टैरिफ कम कर दो। तो $700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उसके बाद 10% वो घटाए। वो कहे चलो ठीक है, अभी भी हम 15% लगाएंगे। अब 15% जापान जैसे देश के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से जापान की जीडीपी उस रेट से ग्रो कर नहीं रही है, बहुत स्लो ग्रो कर रही है। आपने अभी देखा था कि जापान कभी जब तीसरी इकोनॉमी हुआ करता था, जर्मनी ने रिसेंटली उसे पीछे कर दिया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है, ऐसा नहीं कि जर्मनी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा था, नहीं, जर्मनी अपने ही रफ्तार से ग्रो कर रहा था, 1-2%, 2.5% इसी रफ्तार से, लेकिन जापान स्लो डाउन हो रहा था, जापान का नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रहा, इसी वजह से वो नीचे आ गया था। फिर भारत ने भी पीछे कर दिया। आज के टाइम पर जापान 5वीं इकोनॉमी पर पहुंच गया है, जो कभी तीसरी इकोनॉमी हुआ करता था। तो ऐसे में जापान के पास उतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है और 15% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया। टैरिफ लगते ही वहां की जनता प्रेशर डालना शुरू कर दी और फिर दबाव में आकर के शिगेरू इशिबा को देना पड़ गया इस्तीफा। अब वो इस्तीफा दे दिए, फिर चुनाव वगैरह हुआ और ये जो हैं, जो पहली महिला बनने जा रही हैं जापान की, सनाए तकाइची, ये अब जीतने के करीब हैं। इनकी पार्टी जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने नया नेता इनको चुन लिया है। तो 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण वगैरह हो करके ये बन जाएंगी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। बात समझ में आई? ठीक है। आर्थिक सुरक्षा मंत्री के पद पर ये कार्यरत थी। राजधानी टोक्यो होती है, मुद्रा येन होती है। सनाए तकाइची ये नई प्रधानमंत्री होंगी। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना क्रॉस करोगे, चाइना के बाद आपको साउथ कोरिया ये क्रॉस करना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बाद ये देश मिलेगा आपको, ये रहा जापान। ये जापान कंट्री है, ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला, हाल ही में कहां पर 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 शुरू हुआ? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल ये शुरू हुआ है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया गया है। थीम थी इसकी एआई द्वारा संचालित एक बेहतर विश्व के लिए वित्त का सशक्तिकरण, फाइनेंस का सशक्तिकरण। तो 400 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें फिनटेक नवाचारों का, फिनटेक इनोवेशंस का प्रदर्शन किए। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अगला, हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 मेडल जीत करके भारत पदक तालिका में कौन से में स्थान पर रहा? तो 22 मेडल जीते हैं भारत ने। भारत रहा है 10वें पायदान पर। अभी देखो, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ और भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले वर्षों की अपेक्षा। मतलब आप समझो कि अब तक के इतिहास का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। ये पैरा एथलीट्स के लिए था। तो पैरा एथलीट्स जो होते हैं, उन्होंने मिल करके भारत के 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रांज जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हुआ 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 12वां इसका संस्करण था। तो इसमें जो गोल्ड जीते हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ और बाकी जो रिकॉर्ड बने हैं वो मैं आपको बताते रहा हूँ। शैलेश कुमार, सुमित अंतिल, रिंकू हुड्डा, संदीप संजय सागर और सिमरन शर्मा और निषाद कुमार, ये 6 विजेता रहे जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, टोटल 22 मेडल आए हैं। इसमें शैलेश कुमार ने एशिया रिकॉर्ड बनाया है, एशिया में नया रिकॉर्ड बनाया है T63 वर्ग में, ऊंची कूद में। भारत ने 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड, 7 एशियाई रिकॉर्ड और 30 से अधिक व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने एनएसएस स्वयं सेवकों को माई भारत एनएसएस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 40 ऐसे एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए हैं 2022-23 के लिए। पूरा पुरस्कारों की लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है कि इस बार 40 को ये दिया जा रहा है।
अब आगे जब भी इवेंट खाली होगा तो इनको विज्ञान राष्ट्रपति भवन में बुला करके राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित कर दिया जाएगा। इसमें एक विजेता का नाम सामने आया है, श्री सागर राय। ये एनएसएस स्वयंसेवक हैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, तो इनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है 1969 से ही शुरू है, ये अवार्ड दिया जाता है। महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी थी, आप जानते हो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 1969 में 100 साल बाद ये अवार्ड शुरू किया गया था, माई भारत पुरस्कार, ठीक है, एनएसएस एवं माई भारत पुरस्कार। तो नॉट मी बट यू इसका मोटो है, स्वयं से पहले आप, और इसके लिए ये दिया जाता है। क्लियर। अगला, किस अभिनेत्री को हाल ही में आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आयरन मैन इंडिया की ऑफिशियल एम्बेसडर बन गई हैं संयमी खेर। संयमी खेर आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये बन गई हैं आयरन मैन ट्रायथलॉन की इंडिया में एम्बेसडर। ठीक है, आयरन मैन ट्रायथलॉन क्या होता है इसको समझ लो आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये खुद भी ट्रायथलॉन बन चुकी हैं। आयरन मैन ट्रायथलॉन जो है इसमें ये 70.3 में ये विजेता रह चुकी हैं, या कहें कि इसको कंप्लीट कर चुकी हैं। इसमें विजेता नहीं होना होता है, कंप्लीट करना होता है। आयरन मैन ट्रायथलॉन 3 प्रकार के एथलीट का एक प्रकार का इवेंट होता है। इसमें 3 प्रकार की दौड़ होती है। कौन कौन सी दौड़ होती है? इसमें तैराकी करनी होती है, फिर साइकिलिंग करनी होती है, और फिर दौड़ना होता है। ये तीनों एक साथ करना होता है। पहले तैराकी करो यानी पानी में, फिर उसके बाद साइकिलिंग करो हवा में, फिर उसके बाद दौड़ो जमीन पर। तो ये तीनों मिल करके होता है ट्रायथलॉन। अब इसमें 70.3 का मतलब हुआ 70.3 मील, ये इसकी कुल दूरी होती है। ये दूरी भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। कुल दूरी अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 113 किलोमीटर, और अगर इसमें ट्रायथलॉन में पूछा जाए मील में तो 70.3 मील आप बताएंगे। इसमें तैराकी 1.2 मील का यानी 1.9 किलोमीटर का होता है। साइकिलिंग के लिए 56 मील की साइकिलिंग करनी होती है यानी लगभग 90 किलोमीटर, और 13.1 मीटर की मील की दौड़ाई करनी होती है, मतलब कि लगभग 21.1 किलोमीटर दौड़ना होता है यानी हाफ मैराथन। फुल मैराथन आप जानते हो 42.25 होता है, ये होता है हाफ मैराथन। अब ये तीनों एक साथ करना होता है एक ही झटके में, मतलब शुरू करो तैराकी से, फिर साइकिलिंग करो, फिर दौड़ो। तो ये तीनों मिल करके जो कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है भाई ये आयरन मैन है। कौन है? आयरन मैन है। तो ये आयरन मैन खुद भी हो चुकी हैं, संयमी खेर रह चुकी हैं, ये 2 बार रह चुकी हैं। एक बार इन्होंने देखिए वो भी 1 वर्ष से कम समय में, एक बार इन्होंने सितंबर 2024 में पूरा किया, और एक बार इन्होंने जुलाई 2025 में पूरा किया है। तो ये ऐसा करने वाली या आयरन मैन बनने वाली पहली बॉलीवुड की अभिनेत्री भी बन गई हैं, पहली भारतीय। तो इन्हीं को बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर भी, कि इंडिया में ऐसा और इवेंट हो और भी लोग इसके लिए इनकरेज हो, इसके लिए एम्बेसडर तुम बन जाओ। अब आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो एम्बेसडर बनेगा, दूसरा दूरी बहुत पूछी जाएगी, तीसरा ट्रायथलॉन में कौन कौन से प्रकार की रेस शामिल होती है ये पूछा जाएगा। तो इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा स्टैटिक के रूप में भी। ठीक है, अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यायवास दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे या वर्ल्ड पर्यायवास दिवस ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, अक्टूबर महीने के फर्स्ट मंडे को। देखो इस बार फर्स्ट मंडे पड़ा 6 अक्टूबर को, लेकिन हर बार 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाएगा। यहाँ पूछा गया है प्रत्येक वर्ष। अगर पूछा गया होता 2025 में कब मनाया गया तब तो आप 6 अक्टूबर बताते, लेकिन इस बार ये 6 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन हर बार नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6 अक्टूबर 2025 को पड़ा है इस बार। तो विश्व पर्यायवास दिवस है क्या? विश्व पर्यायवास दिवस दोस्तों ये पर्यायवास के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है कि जो शहरों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, वो कैसे अपनी बस्तियों को सुदृढ़ कर सकें, कैसे सरकारें उनके बस्तियों को, शहरों में रहने वाले निवासियों को उनका व्यक्तित्व सुधार सकें, उनको बरकरार रख सकें, उनका डेवलपमेंट कर सकें, उनको क्या क्या पर्याप्त रहने की जगह है या नहीं है उसको प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका मुख्य दिवस या उद्देश्य है ये याद दिलाना कि हर व्यक्ति को रहने के लिए एक सुरक्षित और पर्याप्त जगह का अधिकार है। दुनिया भर के शहरों और कस्बों की स्थिति की समीक्षा किया जाए और मानव बस्तियों की समस्याओं पर विचार किया जाए। अगर बस्तियों में कुछ लोग रहते हैं तो उनको रहने दिया, ऐसा नहीं कि बस्तियां तोड़ करके बिल्डिंग बना दो, है ना।
खैर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में इस दिवस को शुरू किया था। थीम क्या है? थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। क्या है? अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। अर्बन क्राइसिस, कई कई बार क्या होता है, शहरीकरण के चक्कर में बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कल्चर चला जाता है, तो इसके ऐसा ना हो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। बाकी ये अक्टूबर महीने के अब तक किए हुए दिवस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर थे। और अगेन, जुलाई से लेकर सितंबर तक की 3 मंथ वाली भी ई बुक आ चुकी है और सितंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है। हमारी सभी ई बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती हैं। ये आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर या फिर व्हाट्सएप पर। आप टेलीग्राम से इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर रात को 9 बजे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, डिटेल वाली। कल मैंने आपसे पूछा था, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इनमें से किस नाम से अपना सौर मिशन लॉन्च किया? तो आदित्य 11 नाम से। भारत में मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आरबीआई का गवर्नर करता है। आज आपको क्या बताना है? स्वर्गीय जुबिन गर्ग का पहला एल्बम अनामिका कब लॉन्च हुआ था? दूसरा, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब प्रदान किया जाता है? नोबेल प्राइज के बारे में और ज़्यादा डिटेल जो भी पता हो लिखिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी आप संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और जीएस सफलता बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।